नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के इतिहास को, और वो भी प्राचीन भारत का इतिहास हम शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम जो भी पढ़ेंगे या हिस्ट्री में हम जो भी पढ़ेंगे वो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे सारे लेक्चर। हिस्ट्री ऑप्शनल जो यूपीएससी में पूछा जाता है उसके हिसाब से सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, पूरे लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जितने भी लेक्चर में हिस्ट्री में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर 3 बड़ी एग्जामों के लिए काम आएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री ऑप्शनल अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर लेंगे, पूरा पूरा टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद जो पीवाईक्यू हैं उनको देखेंगे कि पहले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या सही नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का परिचय, यानी कि इतिहास को हम जानने की सिर्फ कोशिश करेंगे आज। अब क्या जानेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इतिहास की परिभाषा जानेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं, ठीक। इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, उन स्रोतों पर बात करेंगे। और इतिहास का जो कालखंड है, जो कालक्रम है, उसको हम समझेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कि किस आधार पर बांटा गया है, फिर उनका भी कोई सब डिवीजन किया गया है या नहीं किया गया है, वो भी हम वहाँ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग लगा लेनी है सबको, इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास किसे कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतिहास की परिभाषा है क्या और इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, अगर इतिहास की सिंपल परिभाषा देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम अतीत की घटनाओं को वर्तमान की घटनाओं के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसी अतीत की घटनाएं जो वर्तमान में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम इतिहास में पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। जो भी घटनाएं पहले, आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक, वो सारी क्या है, इतिहास ही हैं। यानी कि परसों जो घटनाएं हुई थी वो भी एक प्रकार की इतिहास ही है। लेकिन परसों जो घटनाएं घटित हुई हैं, क्या वो हमारे भविष्य के लिए भविष्य में काम आएंगे, क्या वो आज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो हमारे लिए इतिहास है, अगर नहीं है तो हम उनको एक बुरी घटना समझ करके भूल जाते हैं। तो अतीत की ऐसी घटनाएं, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन है जिसके साक्ष्य मौजूद होते हैं, ऐसी सभी घटनाओं को हम इतिहास बोलते हैं। ऐसी सभी गतिविधियों को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास एक विषय है जिसके भीतर इस प्रकार की जो सभी गतिविधियां हैं वो उल्लेखित होती हैं, ठीक। इतिहास की परिभाषा की बात करें तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है एडवर्ड हुलेटकार। इन्होंने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा दी है। ऐसा नहीं है कि इतिहास की परिभाषा देने वाले ये एकमात्र व्यक्ति हैं, नहीं। बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सर्वमान्य परिभाषा है वो है एडवर्ड होलेटकार की। इन्होंने ये बताया कि इतिहास जो होता है वो इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया की एक अनवरत श्रृंखला होती है, तथा वर्तमान एवं अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद होता है, ठीक है। तो ये परिभाषा उन्होंने दी थी। आपको थोड़ी सी जटिल लग रही होगी, लेकिन सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद होते हैं, वो सारी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। अब सवाल ये भी है कि इतिहास का जनक किसको कहा जाता है। सबसे पहले इतिहास लिखने की कोशिश किसने की है, तो सबसे पहले इतिहास लिखने की कोशिश की गई हेरोडोटस द्वारा। और उन्होंने उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक के आधार पर हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है।
तो हेरोडोटस के बाद अतीत की घटनाओं को लिखने का एक मानो ट्रेंड चल गया। ठीक है, तो इसीलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस क्या है? इतिहास का जनक है। ये आपको ध्यान में रखना, एक फैक्ट है सिंपल सा, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको इतिहास की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जब हम इतिहास की घटनाएं पढ़ेंगे तो उनको हम एक मतलब ईयर देंगे कि कौन से ईयर में कौन सी घटनाएं घटित हुई है। ठीक। तो इतिहास का जो टाइम है वो दो प्रकार से लिखा जाता है। एक है ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व क्या है, और एक होता है ईसवी, ये ईसवी क्या है। इन दोनों को आपको समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गए तो आपकी जो घटनाएं समझ में आ जाएंगी कि कौन से काल में कौन सी घटना घटित हुई थी। ठीक है। अभी हम कहाँ पर जी रहे हैं? 2026 में अभी हम जी रहे हैं। 2026 से पहले जाएंगे, जैसे 2025 है। ठीक, उससे थोड़ा सा और पहले जाएंगे 2024 है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो समय कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये काउंटिंग कहाँ पर आ जाएगी? एक पर आ जाएगी। ठीक है। तो क्या एक से पहले, यानी कि अभी जो समय चल रहा है 2026, यानी कि 2026 साल से पहले क्या समय नहीं था? क्या टाइम नहीं था? तो उससे पहले भी टाइम था। तो उस टाइम को हम कैसे लिखेंगे? तो उस टाइम को हम फिर माइनस में लिखते हैं। ठीक है, जैसे -1 है, -100 है, फिर ऐसे जाएंगे -1000 है, फिर -2000 है। ठीक, इस प्रकार से। तो ये जो -2000 है, इसको थोड़ी ऐसे मतलब इतिहास में आप लिखोगे कि -2000 साल पहले ऐसे घटनाएं घटित हुई थी, तो नहीं। फिर इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक, जब हम एक पर आए तो माना गया कि ये जो एक है, ठीक, जहां से काउंटिंग शुरू हुई थी, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस साल को एक लिखा गया कि अभी क्या है? समय शुरू हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के साथ समय की शुरुआत हुई और उसी को एक काउंट किया गया। उसके बाद ईसा मसीह के जन्म को, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के आज तक का जो समय है वो 2026 साल हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले का जो समय है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, तो इसको ईसा पूर्व लिखा जाता है। और इसी को अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। ठीक, इसी को अंग्रेजी में बीसीई भी लिखा जाता है शॉर्ट में। और बिफोर, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब होता है यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो युग था उसको सामान्य युग कहा गया, कॉमन एरा बोला गया। ठीक, तो एक से बाद का जो समय है वो क्या कहलाया? कॉमन एरा कहलाया। तो एक से बाद का ये जो समय है ये कॉमन एरा कहलाता है। ठीक, इस एक से पहले यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो बिफोर कॉमन एरा कहलाता है। इसीलिए इसको बीसीई भी कहा जाता है, इसको बीसी भी कहा जाता है, इसको ईसा पूर्व भी बोला जाता है। तो जब मैं बोलूं कि 2000 BC में ये घटना घटित हुई थी, तो आपको समझ आना है कि ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक, जब ये मैं बोलूं कि 2000 सीई में ये घटना घटित हुई थी, यानी कि 2000 वे कॉमन एरा में ये घटना घटित हुई है। ठीक है, अब इस कॉमन एरा को एडी भी कहा जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी, इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ठीक, तो एडी और सीई का मतलब सेम होता है, बीसी और बीसीई का मतलब सेम होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं ईसा पूर्व और इनको हम बोलते हैं ईसवी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। टाइमलाइन समझ में आ गई? अगर ऐसा बोला जाए कि 1500 BC में, तो हम क्या बात कर रहे हैं? ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं। अगर ये बोला जाए कि 1500 एडी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं? तो इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत हैं हमारे पास। एक है पुरातात्विक स्रोत, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई संरचना है, या कोई अ, शिलालेख है। तो ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत, दूसरे स्रोत आते हैं जानने के, वो है साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में वो आते हैं जैसे कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, इनको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। अब ये आते हैं हमारे पास तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी स्रोत है। अब विदेशी स्रोत में हम दोनों को लिखते हैं,
चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे शिलालेख, अभिलेख, ग्रंथ है जो भारत से बाहर पाए गए हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में लिख दिया। ठीक। हालांकि इनको आप डिवाइड करेंगे विदेशी स्रोत को तो भी ये पुरातात्विक और साहित्य में डिवाइड हो जाएंगे, तो इनकी कैटेगरी तो हमने अलग ही बना दी। मूल रूप से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत जानने के स्रोत होते हैं इतिहास को। ठीक है। पुरातात्विक में अभिलेख है, ठीक, जैसे कोई किसी पत्थर पर कोई लिखा हुई चीज मिल गई। शिलालेख, किसी पत्थर पर कोई लिखी हुई चीज मिल गई। गुफा लेख, ठीक है, किसी गुफा में कुछ लिखा हुआ मिल गया। मुद्रा लेख, किसी मुद्रा पर या पैसे जो होते हैं पहले जो चलता था, ठीक है, उस पर कुछ लिखा हुआ मिल गया। तो ये क्या है, उस समय की घटनाओं के जानने के स्रोत हैं। मृद भांड है, जो मिट्टी के बर्तन है, उसके आधार पर भी हमें पता लगा सकते हैं कि उस समय लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते रहे होंगे। खंडहर यानी कि जो भवन, टूटे हुए भवन है, उनके आधार पर भी हम, हाँ, उस समय के सामाजिक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत, इनको आगे जाकर के दो भागों में बांटा गया इतिहासकारों द्वारा। ठीक है। धार्मिक स्रोत में जैसे धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कुरान है, बाइबिल है, गीता, रामायण, वेद, तो ये क्या है, सारे धार्मिक स्रोत हैं। गैर धार्मिक स्रोतों में जो विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं, जैसे अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य द्वारा, तो अर्थशास्त्र भी क्या है, उस समय के इतिहास को जानने का एक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, लेकिन वो धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए उसको गैर धार्मिक स्रोतों में उसको रखा गया है। विदेशी स्रोतों में जो विदेशों में पाए गए हैं, जैसे विदेशों में किसी विदेशी यात्री द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, जैसे इंडिका, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखे थे, तो ये क्या है, हमारे लिए विदेशी स्रोत है, जो विदेशी यात्रियों या जो हमको विदेशों से प्राप्त हुआ, ठीक है, ग्रंथ है। तो इतिहास को जानने के तीन स्रोत हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत। तो इन तीनों स्रोतों के आधार पर आगे आने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी को हम इन्हीं तीन स्रोतों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल की दृष्टि से एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे या लोहे के बारे में वो जानते नहीं थे? तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो भी हमको पुरातात्विक चीजें मिली हैं, उनमें हमको लोहा नहीं मिला है। तो इस आधार पर हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। अगर वो लोहे से परिचित होते तो वो लोहे की वस्तु जरूर बनाते। अगर उन्होंने लोहे की वस्तु नहीं बनाई है, इसका मतलब ये है कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन हमने निकाला है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर निकाला है। ठीक। जैसे हम आगे जाएंगे फिर पढ़ेंगे कि वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। तो ये बात हमको उस समय के जो वेदों में लिखा गया है उनसे ये बात हमको पता चलती है। हालांकि हमने वहां पर देखी नहीं है, लेकिन जो वेदों में लिखा गया है उसके आधार पर हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि वैदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। ठीक है। तो ये जो हमने निष्कर्ष निकाला था वो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर निकाला है। ठीक। तो इस प्रकार से सारी घटनाओं को हम इन्हीं 3 स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इतिहास के जानने के स्रोत 3 है। इतिहास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, ये सारी चीज अभी तक हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इतिहास के कालखंड है। इतिहास को किन कालखंडों में विभाजित किया गया है और उसका आधार क्या है? तो कालखंडों में विभाजित करने का जो आधार है वो है लिपि, यानी कि लिखने का तरीका। ठीक। तो लिपि के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। अब इन 3 कालखंडों में कैसे बांटा? लिपि के आधार पर बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल में हम कौन सी घटनाओं को लिखते हैं या कौन सी घटनाओं को वहां पर रखते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल में वो घटनाएं आती हैं जिनके सिर्फ हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऐसी घटनाओं को, ऐसी गतिविधियों को हम पुरातात्विक इतिहास में लिखते हैं, सॉरी, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में। जैसे पाषाण काल,
पाषाण काल से संबंधित हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ताम्र पाषाण काल, इससे संबंधित भी कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। महापाषाण काल, तो ये जो तीन बड़े काल हैं, इनसे संबंधित हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो इसके आधार पर हम इन तीनों कालों को कहाँ पर रखते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसी घटनाएं या ऐसी गतिविधियां जिनके हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य ऐसे हैं जो कि हम समझ नहीं सकते, जिनको हमको पढ़ना नहीं आता है। ठीक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारी मोहरें मिली हैं और उन मोहरों पर चित्रांकन किया गया है, कुछ छोटे छोटे चित्र बना करके समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाए हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो ऐसे काल जिनके बारे में हमको साहित्यिक या लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए हैं, तो उनको हमने आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया। ऐसी घटनाओं को हमने कहाँ पर रख दिया? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में आप ये कहेंगे कि वेदों में जो लिखा गया है उसको तो हम पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन वेदों में जो लिखा गया है वो वैदिक काल में नहीं लिखा गया था, वो बाद में उनका संकलन किया गया था। बाद के समय में वो वेद लिखे गए थे, उस समय नहीं लिखे गए थे। ठीक है, उस समय जो ज्ञान चल रहा था, ज्ञान की जो विचारधारा थी, ठीक है, वो सुनने पर आधारित थी, लिखने पर नहीं। जैसे कोई भी घटना थी, मान लेते हैं किसी भगवान के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में लिखा हो, महादेव के बारे में उस समय जो विचारधारा चल रही थी, तो वो सारी सुनने पर आधारित थे। दादा ने बेटे को सुना दिया, बेटे ने पोते को सुना दिया, तो इस पर वो श्रुति आधारित ज्ञान था। ठीक है, वो लिखित ज्ञान नहीं था। बाद में जाकर के इस ज्ञान का संकलन हुआ है, इसलिए वैदिक काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में ही रख करके उसको पढ़ेंगे। फिर आता है एक काल, ऐतिहासिक काल, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं ही है, इसके अलावा लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं, साहित्यिक स्रोत भी वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, और सारे पढ़े जाने योग्य है। तो इस प्रकार के काल को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल, और इसमें भी हमने घटनाओं के आधार पर इसको तीन भागों में विभाजित किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, थोड़ा सा और डिटेल में इसको आगे समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इतिहास का कालखंड है, इसको हमने तीन भागों में बांटा: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला? तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया। 20 लाख ईसा पूर्व से पहले, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो क्या कहलाया? प्रागैतिहासिक काल। इसको थोड़ा सा टाइम लाइन पर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे पहले आप जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? बीसी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 बीसी है, फिर आएगा 2000 बीसी है, फिर यहाँ पर आएगा 2500 बीसी। तो इससे पहले और आप जाएंगे कि 20 लाख वर्ष पहले। तो ये जो समय है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का ये जो बीच का जो समय है, ये क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक, और ये जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा मसीह के जन्म तक का जो समय था, ठीक, सॉरी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600, यहाँ पर आएगा 600 ईसा पूर्व तक का ये जो समय है, ये कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पनपी थी, वैदिक सभ्यता थी वो पनपी थी। ठीक है, फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान का जो समय है, वर्तमान तक यानी कि 2026 तक का ये जो समय है वो ऐतिहासिक काल है। इसके बीच जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके हमको साहित्यिक स्रोत मिलते, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस काल को ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, तो इतिहास को हमने टाइमलाइन पर भी यहाँ पर देखने की कोशिश की। आपको ये समय याद रखने हैं।
प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक चला था, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। आदि ऐतिहासिक काल कब से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल कब से कब तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि 2026 तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के जो 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, इसको आगे जाकर के 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन से कालखंड, एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। तो ये उनकी जो पाषाण काल मतलब जिनमें पत्थरों का ज्यादा उपयोग होता था, नाम से पता चल रहा है पाषाण का उपयोग ज्यादा होता था, तो उसको हम बोलते हैं पाषाण काल। तो इनमें भी पत्थरों के उपयोग के आधार पर कि पत्थर किस प्रकार के, बड़े पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं या छोटे, ठीक है, या पतले पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। पुरा पाषाण जो सबसे प्राचीन पाषाण काल था, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था। फिर आया नव पाषाण काल, जो कि 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक का था। इसके बीच में जो संक्रमण की जो स्थिति थी, जो संक्रमण की जो अवस्था थी, इसको हमने मध्य पाषाण काल बोल दिया। जो कि 10,000 से कहीं कहीं पर आपको 7,000 ईसा पूर्व तक मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये 4,000 ईसा पूर्व तक पर भी तक 4,000 ईसा पूर्व तक भी ये जाता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में आप यही डेट याद रखेंगे कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का बीच का जो समय है, ये मध्य पाषाण काल कहलाता है। नव पाषाण काल में अब यहाँ पर 4,000 से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 4,000 साल से पहले भी हमको कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिली जो एक प्रकार से नई गतिविधियां थी। ठीक है, तो इसको हम काउंट करते हैं 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये क्या कहलाएगा, नवपाषाण काल। इसी प्रकार से आद्य जो ऐतिहासिक काल था, उसको भी 2 भागों में बांटा गया, जो कि हम पहले देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय रहा है वो 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1,500 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। ठीक, हालांकि 2,500 ईसा पूर्व से लेकर के 1950 या 1750 तक ये विकसित अवस्था में थी, उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता पनपी है उसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता, और उस काल को हम बोलते हैं वैदिक काल है। तो वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद का जो समय आएगा वो ऐतिहासिक काल कहलाएगा। उसके साहित्यिक स्रोत हमके पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल 600 बीसी 600 बीसी से स्टार्ट होता है और वर्तमान तक चलता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन काल, जो कि 600 बीसी से लेकर के 712 एडी के बीच की जो घटनाएं हैं, इनको हम बोलते हैं प्राचीन काल। ठीक है, सबसे प्राचीन काल ये हमारा यही था। और यहाँ पर जो भारतीय ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा फला फूला था। फिर आएगा एक अंधकार युग, जिसको हमने बोल दिया मध्यकाल। 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक का जो समय है, वो भारत के लिए एक अंधकार युग था। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान का जो प्रवाह था वो रुक गया था, ज्ञान का विकास रुक गया था, इसीलिए इसको अंधकार युग कहा गया और इसको मध्यकाल बोला जाता है। फिर आता है आधुनिक काल, जो वर्तमान काल है। ये शुरू होता है 1707 ईस्वी से। 1707 से लेकर के आज तक का जो समय है, ये आधुनिक काल ही है। तो इस प्रकार से हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगे। मोटे मोटे रूप से हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल या नव पाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय और वैदिक सभ्यता का समय। ठीक, बाद में ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसी प्रकार से सारी घटनाओं को हम समझेंगे। और ये हम शुरुआत कर रहे हैं
प्रागैतिहासिक काल से, यानी कि सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, और कल हम बात करेंगे पाषाण काल के। पाषाण काल को शुरुआत करेंगे, पाषाण काल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको हम वर्तमान तक लेकर के आएंगे। ठीक है, एक एक घटनाएं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से, और कंसेप्ट के साथ समझेंगे। और जैसे आप 2-4 लेक्चर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कितना मतलब डीप में पढ़ रहे हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल, और कल हम बात करेंगे पाषाण काल के ऊपर। थैंक यू।